हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी व्याकरण पाठशाला। आज हम लोग माइक्रो टीचिंग से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के प्रतिपादक कौन है। अगर माइक्रो टीचिंग के प्रतिपादक की बात होगी तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। स्किनर। स्किनर नहीं है इसके, बिल्कुल DWL बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। DWLN जो हैं यही इनके जो हैं प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण है इसका जन्म जब हुआ था, ये हुआ था 1963 में। कब हुआ था? 1963 में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। और जो एलन है इन्होंने विकसित किया था। ठीक है, क्यों विकसित किया अगर इसकी बात करें तो ये जो है जटिल शिक्षण जो प्रक्रिया थी उसको सरल बनाकर शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सूक्ष्म शिक्षण के अगर जनक की बात होगी तो DWLN की जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय प्रतिमान एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका हो जाता है अवधि, चक्र अवधि 36 मिनट। कितने? 36 मिनट। भारत में जो एनसीईआरटी सूक्ष्म शिक्षण है इन्होंने 36 मिनट का जो है समय मानक माना है। और इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें 36 मिनट के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो शिक्षण होता है। शिक्षण शिक्षण होता है 6 मिनट। फिर आता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि की बात करें तो ये भी होती है 6 मिनट। फिर आता है पुनः योजना। ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। तो पुनः योजना की बात करें तो ये हो जाता है 12 मिनट। इसके बाद क्या आता है? ओ सॉरी, ये हो जाता है आपका, हाँ, 12 मिनट। फिर आता है पुनः शिक्षण। पुनः शिक्षण, जो पुनः शिक्षण होता है ये फिर से 6 मिनट का हो जाता है। इसके बाद में पुनः शिक्षण के बाद पुनः प्रतिपुष्टि होती है। और पुनः प्रतिपुष्टि जब होती है तो ये हो जाती है फिर से 6 मिनट की। यही समय जो होता है इसको ही सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहा जाता है। शिक्षण होता है, फिर प्रतिपुष्टि दी जाती है, फिर पुनः योजना बनाई जाती है, उसके बाद पुनः शिक्षण होता है और पुनः प्रतिपुष्टि होती है, जिसका 36 मिनट जो है कुल अवधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद या चरण कौन सा होता है। अभी हमने आपको बताया कि पहला पद कौन सा होता है, दूसरा पद। पहले पद की अगर हम बात करें तो पहला पद होता है पाठ योजना। क्यों? क्योंकि किसी भी शिक्षण की शुरुआत जो होती है उसकी योजना से ही होती है, प्लानिंग से ही होगी। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षक एक क्या करता है, छोटी अवधारणा को लेकर पाठ योजना तैयार करता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट हो जाएगा आपका प्रथम पद हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण की अगर शुरुआत की बात करें तो ये आपके हो जाएंगे DD तिवारी। बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी सूक्ष्म शिक्षण के जनक की बात करेंगे तो विलियम एलन सही हो जाएंगे। लेकिन जब भी अगर भारत की बात होगी तो भारत में आपके DD तिवारी जी जो हैं इनके राइट आंसर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत में सबसे पहले जो है 1967 में क्या हुआ था, इलाहाबाद के सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट में एक निर्देशक के रूप में जो डॉक्टर DD तिवारी ने क्या किया था, सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग किया और इसकी शुरुआत की। तो भारत में DD तिवारी के नाम से जो है इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण में पुनः पाठ योजना के लिए कितना समय निर्धारित है। तो पुनः योजना की बात करें तो ये 12 मिनट। 12 मिनट जो है यह पुनः योजना के लिए
बनाए अवधि में तय किया गया है। जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पुनः योजना का सबसे अधिक जो समय है वो 12 मिनट दिए गए हैं और किसको दिए गए हैं? रीप्लान को दिए गए हैं, पुनः पाठ योजना को दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिक्षक को मिली जो कमियों के आधार पर क्या करना होता है? पाठ को पूरी तरीके से दोबारा तैयार करना होता है कि कहाँ क्या कमी है, उसके अकॉर्डिंग ही शिक्षक को दोबारा से पाठ योजना बनानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट तो बी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण एक तकनीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण कैसी तकनीक है? तो अगर हम बात करें तो यह एक प्रशिक्षण तकनीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल, यह शिक्षक के लिए बनाई गई थी कि उनको किस तरीके से पाठ योजना बनानी है, किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, इसमें शिक्षण विधि नहीं बल्कि प्रशिक्षण तकनीक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य ही था छात्रों को पढ़ाना नहीं, इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था शिक्षकों के व्यवहार में सुधार करना और कौशल विकसित करना शिक्षक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या समानता कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुपर टेट में भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। तो अगर सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या समानता कितनी होती है इसकी बात होगी तो ये आपके सूक्ष्म शिक्षण में ज्यादा छात्र नहीं होते हैं, 5 से 10 छात्र होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा की जटिलता को कम करने के लिए, क्योंकि ज्यादा लोगों को अगर एक साथ वो सूक्ष्म शिक्षण दिया जाएगा तो वो प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, कक्षा की जटिलता को कम करने के लिए वास्तविक छात्रों की जगह 5 से 10 सहपाठी या वास्तविक छात्रों का छोटा समूह रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य उद्देश्य की बात हो रही है तो इसका मुख्य उद्देश्य था कौशल विकसित करना। बिल्कुल, अभी हमने आपको बताया ना कि कौशल विकसित करना और शिक्षकों के व्यवहार में सुधार करना। तो यहाँ व्यवहार में सुधार करने का ऑप्शन लिखा नहीं है। छात्रों को दंड देना, पाठ्यक्रम पूरा करना, परीक्षा लेना, इस तरीके के ये जो लिखे हुए हैं ऑप्शन ये आपके गलत हो जाएंगे। शिक्षण कौशल का विकास करना ही इसका जो है सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य था। प्राथमिक लक्ष्य किसी एक विशिष्ट शिक्षण कौशल, जैसे मान लो प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट का उपयोग कैसे करना है वो बताने में शिक्षक को निपुण बनाना है, ना कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को पूरा करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस वर्ष हुआ था? तो हमने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था 1963 में जो है अमेरिका में हुआ था, है ना? किसके द्वारा? एलन के द्वारा हुआ था, जहां उनके एलन और सहयोगियों ने वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रयोग करके शिक्षकों के व्यवहार का विश्लेषण जो है शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका शिक्षण कौशल की सूची भारत में किसने तैयार की है? टीचिंग स्किल की सूची की बात हो रही है तो ये किसने तैयार की है? ये आपके ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। बी के पासी जो थे इन्होंने अपनी पुस्तक जो है, इनकी पुस्तक का नाम हम बताते हैं आपको, बिकमिंग 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 बेटर टीचर। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक का नाम था, बिकमिंग बेटर टीचर इनकी पुस्तक थी। इसमें इन्होंने 13 कितने 13 शिक्षण कौशलों की सूची बनाई थी जो भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण और कार्यक्रमों के लिए काफी ज्यादा फेमस रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण चक्र में प्रतिपुष्टि के लिए कितना समय दिया जाता है? तो अगर पुनः पाठ योजना की बात करें तो उसमें 12 मिनट दिए जाते हैं, बाकी सभी में 6 मिनट दिए जाते हैं। तो ये इतना टफ नहीं रहेगा याद करने के लिए, वो आप एक है उसी का समय चेंज है, बाकी समय 6 मिनट दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 मिनट। शिक्षण के तुरंत बाद ही जो है पर्यवेक्षक या साथी शिक्षक जो होता है 6 मिनट तक शिक्षक को उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमियों के बारे में बताते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं या प्रतिपुष्टि कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है उद्दीपन परिवर्तन कौशल में शामिल है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल में शामिल होने की बात हो रही है तो अगर हम कौशल का अर्थ है उसको समझे तो शिक्षक द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही जो होता है वो कौशल होता है, ताकि
जो छात्र हैं उनमें ऊबन ना हो, वो मतलब ऊबे ना, उनको जो शिक्षण हो रहा है वो इंटरेस्टिंग लगे, इसके लिए जो टीचर है उसके पास स्किल होनी चाहिए कि वो अपने व्यवहार में इस तरीके से परिवर्तन करके, इस तरीके से जो शिक्षण प्रक्रिया इस तरीके से करे कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय रूप से सुने और सक्रिय रूप से उसमें भागीदार रहें। इसमें शिक्षक का क्या होता है काम, इधर से उधर चलना होता है, हाथों का संकेत करना होता है, आवाज़ का उतार-चढ़ाव, मौन, ये सब शामिल होता है। कब मौन रहना है, कब उतार-चढ़ाव आवाज़ में लाना है, कब ज़ोर से बोलना है, कब हाथों का संकेत करके समझाना है, कब इधर-उधर चल के समझाना है, तो ये सब उसमें शामिल होते हैं, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो हैं क्या कहते हैं कौशल के अंतर्गत आते हैं, उपरोक्त सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण किसने कहा है? तो अवरोही शिक्षण जो है एलन ने कहा है। किसने कहा है? एलन ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों कहा है? इसीलिए कहा है क्योंकि इसमें जो है कक्षा का आकार जो होता है वो छोटा होता है और समय जो होता है वो भी कम होता है। विषय वस्तु की मात्रा होती है वो भी कम होती है, इसीलिए इन्होंने अवरोही शिक्षण इसको कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। श्यामपट्ट कौशल में क्या आवश्यक है? श्यामपट्ट कौशल में क्या आवश्यक है? तो इस कौशल में जो होता है सबसे पहले हम आपको बताते हैं, केवल लिखना ही पर्याप्त नहीं होता है कि आप गए और आपने श्यामपट्ट पे सारी चीज़ें लिख दी। क्या उससे बच्चों को प्रभावी तरीके से समझ में आएगा? नहीं आएगा। क्या होता है? बल्कि अक्षरों का आकार समान हो, 2 लाइनों के बीच उचित दूरी हो, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मतलब आपने जो भी लिखा है उसको इस तरीके से लिखा हो कि बच्चे तक अच्छे से पहुंच जाए और अच्छे से उस चीज को समझ पाए, तो ये सबसे जरूरी बात होती है श्यामपट्ट लेखन कौशल में। क्या बोर्ड को पूरा भर देना नहीं, बहुत छोटा लिखना नहीं, रंगीन चौक का अधिक प्रयोग करना नहीं, सुंदर और स्पष्ट लिखावट जो है इसका आवश्यक होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? सूक्ष्म शिक्षण जो है ये सक्रिय अनुबंधन पर आधारित है, जो कि किनका था? बीएफ स्किनर का था। सक्रिय अनुबंधन, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीएफ स्किनर, कौन सही है इसका राइट आंसर? वीएफ स्किनर जो थे, इनका जो सिद्धांत था वो सक्रिय अनुबंधन, उसी पर ये आधारित होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जहाँ प्रतिपुष्टि होती है वो एक किस तरीके के रूप में कार्य कर सकती है, अगर हम स्किनर के सिद्धांत से जोड़ें तो वो राइंफोर्समेंट से सम्मिलित होती है, पुनर्वलन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक क्या है? प्रस्तावना कौशल के मुख्य घटक की बात हो रही है। यह क्या होता है इसमें प्रस्तावना कौशल में कि पाठ को शुरू करने का ही कौशल होता है, सबसे पहले ही प्रारंभ यहीं से होता है। इसमें शिक्षक क्या करता है? छात्रों से ऐसे प्रश्न पूछता है जो उनके पुराने ज्ञान को आज के पढ़ाए जाने वाले नए विषय से जोड़ सके। इस तरीके का पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ के जो पढ़ाएगा वही जो होता है वही प्रस्तावना कौशल में प्रश्न पूछता है शिक्षक छात्रों से, ठीक है? ताकि जो पिछला ज्ञान है आपका वो भी आपको याद आ जाए। तो कौन सही हो जाएगा? पूर्व ज्ञान का परीक्षण, भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में कितने कौशल का अभ्यास किया जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि जो शिक्षक होता है, शिक्षक का ध्यान नहीं बंटता। वह एक समय में केवल एक ही कौशल या एक ही व्याख्या या एक ही केवल पुनर्वलन पर ध्यान देता है, उसका ही अभ्यास करता है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल एक पर फोकस करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पुनः शिक्षण के लिए एनसीईआरटी मॉडल में कितना समय है? पुनः शिक्षण की बात आ गई है तो पुनः शिक्षण का भी समय जो हो जाएगा 6 मिनट ही रहेगा। सुधार की गई योजना के बाद शिक्षक दोबारा उन्हीं छात्रों को 6 मिनट तक पढ़ाता है जिन्हें पुनः शिक्षण कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का संबंध किससे है? हर तरीके के प्रश्न माइक्रो टीचिंग में जितने भी बन सकते हैं और जितने भी यूपी टेट या सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरीके का ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का संबंध किससे होता है?
जब भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है कोई छात्र या प्रश्न जो उत्तर जो है वो अधूरा देता है, तो शिक्षक क्या करता है, उसे संकेत देकर या छोटे-छोटे अन्य प्रश्न पूछकर सही उत्तर तक पहुँचाता है। इसे ही क्या कहते हैं, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल कहते हैं। तो छात्र को डराना गलत, विषय वस्तु की गहराई तक जाना बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा से बाहर जाना, चुप रहना, ये सभी गलत हो जाएँगे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चा प्रश्न का सही आंसर नहीं दे पा रहा है, तो शिक्षक उसको संकेत देगा कि थोड़ा हिंट देगा कि ऐसे, 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 और अगर हिंट नहीं दे पाएगा, तो फिर वो क्या करेगा कि छोटे-छोटे कुछ अन्य प्रश्न पूछेंगे उसी से संबंधित, ताकि वो उसको जो है रिकॉल हो जाए, उसके आंसर सही से वो दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? सूक्ष्म शिक्षण की प्रकृति जो होती है वो विश्लेषणात्मक प्रकृति होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरी जो शिक्षण प्रक्रिया है वह छोटे-छोटे हिस्सों या कौशलों में तोड़कर उनका अलग-अलग अध्ययन और अभ्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? अभ्यास। तो कैसी प्रकृति हो जाती है? विश्लेषणात्मक हो जाती है, एनालिटिकल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिक्षण शिक्षण चक्र का अंतिम पद कौन-सा है? तो शिक्षण चक्र के अंतिम पद की बात करें, पहला पद कौन-सा था? योजना बनाना, पाठ योजना। तो अंतिम कौन-सा हो जाएगा? पुनः प्रतिपुष्टि हो जाएगा। जो यह होता है, क्या कहते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि, यह सूक्ष्म शिक्षण चक्र का अंतिम चरण होता है, जहाँ दोबारा पढ़ने के बाद शिक्षक को फिर से फीडबैक दिया जाता है कि इस बार उसमें कितना सुधार हुआ है। इसके लिए तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुनः प्रतिपुष्टि। सूक्ष्म शिक्षण में पर्यवेक्षक की भूमिका क्या होती है? तो सूक्ष्म शिक्षण में पर्यवेक्षक जो होता है वो एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है, और वह शिक्षक के व्यवहार का निरीक्षण करता है कि वो उसमें क्या कमी हो रही है, क्या अच्छा कर रहा है, और क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव तरीके से सुधार के लिए सुझाव देता है। तो सुधार हेतु सुझाव देना जो होता है, वही है पर्यवेक्षक की भूमिका या मार्गदर्शक के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पुनर्वलन कौशल, राइनफोर्समेंट कितने प्रकार का होता है? राइनफोर्समेंट की बात करें, पुनर्वलन की बात करें, तो यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक में क्या होता है, हम या तो प्रशंसा करते हैं, क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं, या तो फिर हम पुरस्कार देते हैं। जब अच्छा किया तो हम या तो उसकी तारीफ करेंगे या उसको पुरस्कार करेंगे। वहीं जब ऋणात्मक होता है तो क्या करेंगे, उसको डांटते हैं, ठीक है, या क्या करेंगे, उनको मना करेंगे कि ये काम मत करो, ये आपने गलत किया है। इस तरीके जो गलत व्यवहार है उनको रोकने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, शाबाश या बहुत अच्छा कहना किस प्रकार का पुनर्वलन होता है? तो ये आपका धनात्मक शाब्दिक होता है। अभी आपको मैंने बताया कि ये आपका धनात्मक शाब्दिक पुनर्वलन होता है। क्यों? जब भी शिक्षक जो है शब्दों के माध्यम से जैसे बहुत अच्छा या शाबाश या सही है कहकर छात्र का उत्साह बढ़ाता है, तो इसको हम धनात्मक कहते हैं, क्योंकि छात्र उत्साहित हो जाता है और खुशी से उस काम में रुचि लेकर उस काम में अच्छे से मन लगाकर उसको करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किनके लिए किया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पर, तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है प्राथमिक विद्यालय के लिए नहीं, सूक्ष्म शिक्षण का सबसे अधिक जो प्रयोग होता है वो बीएड, डीएलएड जैसे बीटीसी जैसे कोर्सों में छात्र छात्राओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया जाता है ना? तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षक और प्रशिक्षु जो होते हैं उनके लिए किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा की समय अवधि कितनी होती है? सूक्ष्म शिक्षण में की बात होती है, तो देखो सत्र की समय अवधि की अगर बात करें, सूक्ष्म शिक्षण का प्रत्येक जो टीचिंग सेशन है यानी कि पढ़ाने का समय है वो बहुत छोटा होता है। आम तौर पर अगर हम बात करें तो 5 से 6 मिनट का होता है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 5 से 6 मानकर आप चलिए, यहाँ 5 से 10 मिनट लिखा है, ताकि एक छोटे से बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, व्याख्यान कौशल में सेतु का कार्य कौन करता है?
व्याख्यान कौशल में योजक शब्द जो होते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स जो होती हैं, वो ही सेतु का काम करती हैं, ठीक है। व्याख्या करते समय इसलिए क्योंकि परिणाम स्वरूप ऐसे जब शब्द बोलते हैं तो शब्दों का प्रयोग एक सेतु या लिंक का काम करता है जो वाक्यों को आपस में जोड़कर अर्थ स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल के शिक्षण कौशल के लिए विकास के लिए सबसे प्रभावी विधि है। शिक्षण कौशलों के विकास की सबसे प्रभावी विधि कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाती है परंपरागत शिक्षण में जब भी फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में फीडबैक तुरंत दिया जाता है ना, सुधार का मौका मिलता है। इसीलिए कौशलों के लिए यह सबसे जो होती है प्रभावी होती है। कौन? सूक्ष्म शिक्षण। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण में फीडबैक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आधुनिक समय की बात करें तो फीडबैक के लिए सीसीटीवी कैमरे, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग का प्रयोग किया जाता है ताकि शिक्षक जो है खुद को देख सके और सुधार कर सके। तो क्या सही हो जाएगा? इन सभी में जो उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बी के पासी ने किस शिक्षण कौशल बताए हैं? तो बी के पासी की बात करें तो इन्होंने 13 जो है कौशल बताए हैं, जिसमें आपका क्या शामिल है? प्रस्तावना शामिल है, प्रस्तावना। दूसरा है आपका प्रश्न पूछना, कुछ बता दे रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रश्न पूछना शामिल है, व्याख्या करना शामिल है, और इसमें आपका दृष्टांत देना शामिल है। और आगे बात करें तो पुनर्वलन की बात हो रही है, पुनर्वलन भी इसके अंदर शामिल है। फीडबैक, उद्दीपन परिवर्तन, उद्दीपन परिवर्तन, और इसके अंतर्गत आता है श्यामपट्ट, श्यामपट्ट लेखन कि आपने किस तरीके से श्यामपट्ट पर लिखा है, ये भी मैटर करता है। ये भी जो है शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। ऐसे ही कई सारे जो कौशल हैं उनको सबको ऐड करके जो 13 महत्वपूर्ण कौशलों को व्यवस्थित किया गया था। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।